दोस्तों, क्या आपने कभी खामोशी की आवाज़ सुनी है? वो खामोशी जो आपके कानों में चुभने लगती है। आज से लगभग 150 साल पहले अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक ऐसी ही खामोशी मिली थी। एक ऐसे जहाज के रूप में जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। सन 1872 में दिसंबर का महीना था। मौसम ठंडा था और समुद्र की लहरें भी बेरहम थी। देई ग्रेशियर नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन मोरहाउस अपनी दूरबीन से दूर देखते हैं। उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। एक ब्रिगेंटिन जहाज जो लहरों पर ऐसे झूम रहा था जैसे कोई नशे में हो। उसके पर्दे फटे हुए थे लेकिन वो डूब नहीं रहा था। कैप्टन मोरहाउस चिल्लाते हैं कि क्या शिप पर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो अपने क्रू को भेजते हैं ये देखने के लिए कि क्या किसी को मदद चाहिए, लेकिन जब वो लोग उस जहाज की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे डरावनी मिस्ट्री में एंटर करने वाले हैं। जहाज का नाम था द मैरी कैलिस्ट। जब क्रू अंदर घुसा तो उन्हें लगा कि शायद कोई कत्लेआम हुआ होगा, लेकिन वहां एक बूंद भी खून नहीं था। किचन में गए तो देखा कि गैस पर खाना अभी भी हल्का गर्म था। टेबल पर प्लेट सजी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी खाना खाने वाला ही था। कैप्टन के कैबिन में उनकी पत्नी की स्विंग मशीन रखी हुई थी। उस पर एक अधूरा कपड़ा भी था और एक नन्ही बच्ची की गुड़िया फ्लोर पर गिरी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, बस एक चीज गायब थी। इंसान। 10 लोग जिनमें से एक मासूम बच्ची भी थी, वो ऐसे गायब हो गए जैसे किसी ने उन्हें हवा में मिटा दिया हो। न लड़ाई, न मौत, न कोई निशान। आज हम उस एक एक पल को जिएंगे जो उस दिन मैरी कैलिस्ट पर हुआ था। तैयार हो जाइए क्योंकि ये मिस्ट्री आपका दिमाग घुमा देगी। मैरी कैलिस्ट का किस्सा 1872 में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी मनहूसियत की जड़ें बहुत पुरानी थी। सेलर्स के बीच एक बात बड़ी मशहूर होती है कि कुछ जहाज कर्स्ड यानी श्रापित पैदा होते हैं। मैरी कैलिस्ट भी उनमें से एक ही था। सन 1861 में जब इसे कनाडा के स्पेंसर आइलैंड पर बनाया गया तो इसका नाम रखा गया था द अमेजन। और यकीन मानिए, इसके बनते ही मौत ने इसका पीछा शुरू कर दिया। इसके पहले कैप्टन रॉबर्ट मैकलियन जहाज के पहले सफर के 9 दिनों के अंदर ही मर गए। उन्हें अचानक निमोनिया हुआ और उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अमेजन जहां भी जाती तबाही अपने साथ ले जाती। इसके अगले कैप्टन ने इसे फिशिंग गियर से क्रैश कर दिया और कुछ साल बाद ये जहाज एक और जहाज से टकरा गया और उसे समुद्र में डुबो दिया। हर कैप्टन जो इस पर बैठता या तो वो बीमार पड़ जाता या उसका कैरियर बर्बाद हो जाता। अंत में 1867 में एक भयानक तूफान ने इसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। सबने सोचा कि अमेजन अब स्क्रैप बन जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज को अमेरिकन ओनर्स ने खरीदा, बहुत सारा पैसा खर्च किया, इसे मॉडिफाई किया और इसका नाम बदलकर रख दिया द मैरी कैलिस्ट। उन्हें लगा नाम बदलने से शायद बदनसीबी भी खत्म हो जाएगी, पर वो गलत थे। उन्होंने सिर्फ मौत को एक नया लिबास पहनाया था। और अब एंट्री होती है हमारी इस दास्ता के सबसे महान और सबसे बदनसीब करैक्टर की, कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स। ब्रिक्स कोई ऐसे वैसे सेलर नहीं थे, वो एक हाई कैलिबर कैप्टन थे। वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, वो बहुत धार्मिक थे और अपने काम को इबादत मानते थे। 1872 में ब्रिक्स ने मैरी कैलिस्ट का चार्ज लिया। वो चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार से बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी पत्नी सारा और अपनी 2 साल की नन्ही बेटी सोफिया को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उनका एक 7 साल का बेटा था आर्थुर, जो स्कूल चालू होने की वजह से पीछे रह गया। और दोस्तों, यही आर्थुर की जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल भी था। 7 नवंबर 1872 को जब मैरी कैलिस्ट न्यूयॉर्क के पोर्ट से निकली तो मौसम बड़ा खुशनुमा था। कैप्टन ब्रिक्स ने अपने भाई को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि जहाज बहुत सुंदर लग रहा है और उम्मीद है कि सफर अच्छा होगा। ये उनका आखिरी लेटर था। जहाज पर 1701 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो लदा हुआ था। ये बहुत खतरनाक कार्गो था क्योंकि अल्कोहल की गैस कभी भी आग पकड़ सकती थी। लेकिन ब्रिक्स को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। वो पोर्ट से निकले, उनकी पत्नी पियानो बजा रही थी, सोफिया अपने खिलौने से खेल रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो समुंदर के उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां से वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब वक्त है उस तारीख का जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 5 दिसंबर 1872। मौसम ठंडा था और देई ग्रेशिया जहाज के कैप्टन मोर हाउस अपनी ड्यूटी पर थे। अचानक उन्हें डोर पर एक अजीब सा साया दिखाई दिया। ये मैरी कैलिस्ट थी, वही जहाज जो उनसे एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से निकला था। लेकिन कुछ गलत था। मैरी कैलिस्ट की रफ्तार अजीब थी। वो कभी बाएं मुड़ती तो कभी दाएं मुड़ती, जैसे कोई अनजान हाथ उसे चला रहे हों। कैप्टन मोर हाउस ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी ओलिवर को बुलाया और कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, जाओ और जाकर वहां पर देखो। ओलिवर और उसके 2 साथी एक छोटी बोट में बैठकर मैरी कैलिस्ट की तरफ बढ़े। जब वो जहाज के करीब पहुंचे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर और पुरानी लकड़ी के चरचराने की आवाज। ओलिवर ने चिल्लाकर आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। जैसे ही ओलिवर ने डेक पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जहाज के पर्दे फटे हुए थे और रस्सियां यहाँ वहां भटक रही थी। लेकिन जब वो कैप्टन के कैबिन में घुसा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया।
ओलिवर ने जो रिपोर्ट लिखी थी वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। वो सबसे पहले कैप्टन ब्रिक्स के कैबिन में गया। वहाँ बेड बिखरा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। टेबल पर एक दवाई की शीशी रखी हुई थी जो कि खुली थी। उस पर एक भी धूल का कण नहीं था। अब सोचिए दोस्तों, अगर पायरेट्स ने हमला किया होता तो वो सारा सामान लूट लेते, लेकिन वहां कैप्टन की कीमती गोल्ड वॉच दीवार पर लटकी हुई थी। कैप्टन की पत्नी सारा की सिलाई की मशीन वहीं थी। उस पर एक छोटे से बच्चे का कपड़ा भी फंसा हुआ था, जैसे वो उसे सील रही हो और अचानक किसी ने उन्हें बुला लिया हो। किचन में गए तो वहां का सीन और भी अजीब था। गैस पर खाने का बर्तन था, टेबल पर 3 प्लेट सजी हुई थी। कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक भी निवाला खाया नहीं गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार और क्रू बस एक पल में गायब सा हो गया। किसी को भी इतना वक्त नहीं मिला कि वो अपने कपड़े उठाए या फिर अपनी डायरी बंद कर दे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ओलिवर ने जहाज के कार्गो एरिया को चेक किया। 1700 बैरल्स अल्कोहल बिल्कुल सुरक्षित थे। सारा खाना और पानी का स्टॉक महीनों तक चल सकता था। जहाज डूब भी नहीं रहा था, तो फिर वो 10 लोग आखिरकार कहाँ गए? ओलिवर ने देखा कि जहाज की इकलौती लाइफ बोट गायब थी। इसका मतलब साफ था कि क्रू ने अपनी मर्जी से जहाज छोड़ा था। लेकिन एक इतना समझदार कैप्टन अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर एक सुरक्षित जहाज से मौत के समुद्र में क्यों कूदेगा? ओलिवर को डेक पर एक मोटी रस्सी मिली जो पीछे लटक रही थी। ये रस्सी बुरी तरह से टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैरी कैलिस्ट ने किसी को अपने पीछे खींचने की कोशिश की हो और वो रस्सी झटके से टूट गई हो। वहां एक और चीज मिली, कैप्टन ब्रिक्स की तलवार। वो बेड के नीचे थी। जब उसे निकाला गया तो उस पर कुछ लाल निशान भी थे। क्या वहां कोई खूनी लड़ाई हुई थी? क्या क्रू ने कैप्टन को धोखा दिया था? जिब्राल्टर की कोर्ट में यह सवाल उठा था और वहां के जज ने मोरहाउस और ओलिवर पर ही शक किया। उन्हें लगा कि शायद मोरहाउस ने ही ब्रिक्स को मारा ताकि वो रिवार्ड ले सके। ये ट्रू क्राइम ड्रामा महीनों तक चला। मोरहाउस जो एक दोस्त की मदद करने गया, अब एक मर्डरर के रूप में देखा जा रहा था। पर दोस्तों, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई गवाह, सिर्फ एक खामोश जहाज था जो उनके सारे सवालों पर हंस रहा था। जब मैरी कैलिस्ट को पोर्ट पर लाया गया तो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स ने जहाज के हल पर कुछ अजीब निशान देखे। दोनों तरफ ऐसे कट्स थे जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से जहाज को काटने की कोशिश की हो। सोली फ्लड जो उस ट्रायल के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा यह इंसानी हैवानियत का सबूत है। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो वो कट्स बिल्कुल एक समान थे, जैसे समुद्र में कोई ऐसी ताकत हो जो जहाज को जकड़ रही हो। क्या कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें डरा रही थी, या फिर वो सब पागल हो चुके थे? मैरी कैलिस्ट का किस्सा अब दुनिया भर के अखबारों में छप रहा था। हर कोई अपनी थ्योरी दे रहा था। कुछ कह रहे थे कि समुद्र से जायंट स्क्वाड निकला होगा, लेकिन असलियत तो उन 1701 बैरल्स के अंदर छुपी थी जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। जब मैरी कैलिस्ट की खबर पूरी दुनिया में फैली तो हर कोई हैरान था। लोग पूछते थे कि बिना किसी लड़ाई के 10 जिंदा इंसान कैसे गायब हो गए। उस दौर में लोग भूत प्रेत और समुद्री किस्सों पर बहुत यकीन किया करते थे, इसलिए सबसे पहले जो थ्योरी सामने आई वो बहुत ही अजीब थी। पहली थ्योरी थी द जायंट स्क्वाड। कुछ पुराने सेलर्स ने दावा किया कि अटलांटिक के उस हिस्से में ऐसे विशाल क्रिएचर्स रहते हैं जो पूरे के पूरे जहाज को खींचने की ताकत रखते हैं। उनका कहना था कि शायद एक जायंट स्क्वाड ने एक एक करके क्रू को डेक से उठाया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल था कि अगर कोई मॉन्स्टर आया होता तो जहाज को थोड़ा तो नुकसान पहुंचाता। लेकिन मैरी कैलिस्ट तो बिल्कुल साफ था, उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर एक और थ्योरी आई, द बर्मुडा ट्रायंगल कनेक्शन। हालांकि मैरी कैलिस्ट उस एरिया से थोड़ी दूर थी, लेकिन लोगों ने कहा कि शायद वहां कोई टाइम रैप या इंटर डायमेंशनल पोर्टल खुला होगा। उनका मानना था कि क्रू किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। आज सुनने में ये फनी लगता है, लेकिन 1870 में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग इस पर सच में बहस किया करते थे। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने कैप्टन ब्रिक्स के परिवार को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया, बगावत। जिब्राल्टर की कोर्ट में सोली फ्लड ने यह दावा किया कि शायद क्रू ने शराब के नशे में कैप्टन ब्रिक्स को मार दिया होगा। उनकी पत्नी और बच्ची को समुद्र में फेंक दिया गया होगा और खुद लाइफ बोट में बैठकर वो लोग भाग गए होंगे। लेकिन दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने बैरल्स को चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था जिसे पिया नहीं जा सकता। उसे पीने का मतलब है तुरंत मौत। साथ ही कैप्टन ब्रिक्स ने अपने क्रू को बड़ा ध्यान से चुना था। वो सब लोग बहुत ही काबिल और सुलझे हुए थे। कोई वजह नहीं थी कि वो एक ऐसे कैप्टन को मारे जो उनका दोस्त था, इसलिए बगावत की थ्योरी भी फेल हो चुकी थी। अब बात करते हैं एक ऐसी थ्योरी की जो दिमाग को सुन्न कर देती है, इंफ्रासाउंड। क्या आपको पता है कि समुद्र में कभी कभी ऐसी वेव्स बनती हैं जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा
हमारा दिमाग उन्हें महसूस कर सकता है। मॉडर्न रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद उस दिन समुद्र के नीचे कोई सी क्वेक आया होगा, इससे ऐसी लो फ्रिक्वेंसी आवाज पैदा हुई होगी जो क्रू के दिमाग पर असर करने लगी। इंफ्रासाउंड से इंसान को बहुत ज्यादा बेचैनी, डर और हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जहाज के अंदर कोई भूत है या जहाज पलटने वाला है। क्या ये मुमकिन है कि 10 लोग एक साथ हेलुसिनेट हो गए थे और मौत के डर के कारण समुद्र में कूद गए? ये थ्योरी सुनने में डरावनी है क्योंकि ये दिखाती है कि हमारा अपना दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब मैं आपको वो थ्योरी बताने जा रहा हूँ जो आज के सबसे बड़े हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट सही मानते हैं। ये थ्योरी 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के एक एक्सपेरिमेंट से साबित हुई। इसका नाम था द प्रेशर वेव फ्लैश। मैरी कैलिस्ट के कार्गो में 1701 बैरल्स अल्कोहल था। उनमें से 9 बैरल्स रेड ओक लकड़ी के बने थे जो लीक कर रहे थे। गर्मी और समुद्र की हलचल की वजह से उन बैरल से गैस निकलने लगी होगी। अब इमेजिन कीजिए, कैप्टन ब्रिक्स कार्गो का दरवाजा खोलते हैं, उन्हें गैस की एक भयानक बदबू आती है और उन्हें लगता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जहाज को तबाह कर देगी। तभी शायद एक फ्लैश फायर हुआ होगा। अल्कोहल की आग नीले रंग की होती है जो कि दिन में इनविजिबल होती है। ये आग 1 सेकंड में आती है और गायब हो जाती है बिना किसी चीज को जलाए, लेकिन एक बहुत जोर का धमाका कर सकती है। ब्रिक्स को लगा होगा कि उनका जहाज फटने वाला है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी बीवी और अपनी बच्ची को उठाया और सबको लाइफ बोट में बैठाया। उन्होंने एक लंबी रस्सी मैरी कैलिस्ट से बांधी ताकि जब गैस निकल जाए तो वो वापस आ सके। लेकिन तभी किस्मत ने अपना असली रंग दिखाया। एक बड़ा तूफान या लहरों का झटका आया होगा और वो रस्सी स्नैप करके टूट गई होगी। मैरी कैलिस्ट हवा के साथ तेज निकल गई और वो 10 लोग एक छोटी सी बोट में अटलांटिक के विशाल समुद्र में अकेले रह गए। जब हम मैरी कैलिस्ट की बात करते हैं तो हम 10 लोगों के गायब होने की मिस्ट्री में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि पीछे एक नन्ही सी जान और रह गई थी। आर्थर ब्रिक्स, कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स का 7 साल का बेटा। आर्थर उस सफर पर नहीं गया था क्योंकि उसके स्कूल चल रहे थे। इमेजिन कीजिए उस बच्चे को जो न्यूयॉर्क के पोर्ट पर खड़ा होकर अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन सोफिया को बाय कर रहा था। उसने उन्हें आखिरी बार हंसते हुए देखा था। उसे लग रहा था कि कुछ महीनों में उसका परिवार दुनिया भर के किस्से और तोहफे लेकर वापस आएगा। लेकिन जब मैरी कैलिस्ट खाली मिली तो आर्थर की दुनिया उजड़ गई। वो कई सालों तक हर आने वाले जहाज के क्रू से पूछता था कि क्या आपने मैरी कैलिस्ट को देखा। आर्थर बड़ा हुआ लेकिन उसके दिमाग से वो 5 दिसंबर की तारीख कभी नहीं गई। वो अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल का जवाब ढूंढता रहा जो उसे कभी नहीं मिला। आर्थर की ये खामोश तड़प हमें याद दिलाती है कि हर एक मिस्ट्री के पीछे एक असली इंसानी दर्द होता है। इस मिस्ट्री ने सिर्फ ब्रिक्स परिवार को नहीं बल्कि उन्हें ढूंढने वाले कैप्टन मोरहाउस को भी तबाह कर दिया था। मोरहाउस ने दोस्ती निभाई थी। उन्होंने मैरी कैलिस्ट को सुरक्षित पोर्ट तक पहुंचाया था, लेकिन जिब्राल्टर की कोर्ट ने उन पर इतना शक किया कि दुनिया की नजरों में वो एक हीरो से विलन बन गए। मोरहाउस को इनाम तो मिला लेकिन वो इतना कम था कि उनके जहाज का खर्चा भी मुश्किल से निकला। उन पर यह ठप्पा लग गया था कि शायद उन्होंने ही अपने दोस्त को धोखे से मारा था। मोरहाउस ने अपनी बाकी की जिंदगी इसी बदनामी के बोझ से गुजारी। मैरी कैलिस्ट ने सिर्फ उन्हें निगला नहीं जो उस पर सवार थे, बल्कि उन्हें भी बर्बाद कर दिया जो उसकी मदद के लिए आए थे। आपको क्या लगता है, क्या मैरी कैलिस्ट को खाली मिलने के बाद डुबो दिया गया था? नहीं, उस जहाज का सफर अभी और बाकी था। इसे रिपेयर किया गया और कई नए ओनर्स को बेच दिया गया। लेकिन कहते हैं वंस कर्स्ड ऑलवेज कर्स्ड। मैरी कैलिस्ट जहां भी जाती वहां हादसे होते। सेलर्स कहते हैं कि रातों को जहाज के डेक पर नन्ही सोफिया के रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि उन्हें कैप्टन ब्रिक्स की परछाई दिखती है जो आज भी अपने डायरी में आखिरी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कैप्टन इस पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अंत में 1885 में इसका आखिरी कैप्टन जीसी पार्कर इतना परेशान हो गया कि उसने इंश्योरेंस के पैसों के लिए जानबूझकर जहाज को हैटी के एक रीफ से टकरा दिया। लेकिन मैरी कैलिस्ट वहां भी नहीं डूबी। वो रीफ पर फंसी रही जैसे वो दुनिया को अपना वजूद दिखाना चाहती हो। बाद में उस पर आग लगा दी गई और इस तरह उस कर्स्ड अमेजन का शरीर तो राख बन गया, लेकिन उसकी रूह आज भी अटलांटिक की लहरों में भटक रही है। आज हमने मैरी कैलिस्ट के 150 साल पुराने जख्मों को खोला है। हमने साइंस की बातें की हैं, भूत प्रेत की बातें की हैं और उस दर्द की बात की है जो आर्थर ब्रिक्स ने सहा। अब हमारी स्टोरी खत्म हो रही है, लेकिन ये राज शायद कभी खत्म नहीं होंगे। क्या वो अल्कोहल की इनविजिबल फायर थी, या शायद उन्होंने समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उन्हें पागल कर दिया था? आपको क्या लगता है, क्या हम कभी मैरी कैलिस्ट का असली सच जान पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो मिस्ट्री के शौकीन हैं। अगली बार हम फिर से पेश होंगे किसी दूसरी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।